दोस्तों इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है ना, उन सभी स्कीम्स के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट को भी डिस्कस करेंगे, पोस्ट ऑफिस के अंदर फिक्स डिपॉजिट और आरडी स्कीम के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही हम पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, ऐसे ही एनएससी और केवीपी स्कीम के ऊपर भी एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। यानी इस वीडियो में जितनी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है उन सभी स्कीम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन सभी स्कीम्स के जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं साल 2026 के, वो सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखेंगे और एक तरह से ना एक निचोड़ निकालेंगे कि आज की डेट में कौन सी ऐसी पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम है जिसके अंदर हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी ऐसी पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम है जिसके अंदर फिलहाल कोई फायदा नहीं है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि भारत के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट है, तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है। तो एक एक करके जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के बारे में। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को हम पीओएसए अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, और लोग बहुत खुश होते हैं कि जी पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग्स अकाउंट में हम जो भी बैलेंस रखते हैं ना, उस पे हमारे को जो है 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फिर लोग ये कहते हैं कि मान लो कोई इंसान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सेविंग्स अकाउंट खोलता है और एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट पे जो भी बैलेंस रखेगा उस पे उसको सिर्फ 2.5% का ब्याज मिलता है। वहीं पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट खोलता है और इस सेविंग अकाउंट में जो भी बैलेंस रखता है उसके अंदर आपको जो है 4% का ब्याज मिलता है। एसबीआई भी सरकारी बैंक है और पोस्ट ऑफिस भी एक तरह से सरकारी है। ठीक है, तो दोनों जगह जो हमारा पैसा है वो एकदम सेफ है। लेकिन आपको पता है इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप कहोगे अच्छा यार ऐसा भी होता है क्या। देखो, अब पहले तो आप एसबीआई के ऊपर आ जाओ। जो एसबीआई के अंदर हम बैलेंस रखते हैं सेविंग्स अकाउंट के अंदर, उसका जो ब्याज है मान लिया 2.5% है, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे होता है। जो एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जितने भी ये बैंक है, इनका सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है और आपके अकाउंट में 3 महीने का ब्याज इकट्ठा क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे मान लो एसबीआई के अंदर आपने सेविंग्स अकाउंट खुलवाया, ठीक है जी, मान लो ये महीना शुरू हुआ, महीने की पहली तारीख को आपके सेविंग्स अकाउंट में 2 लाख रुपए बैलेंस है, तो 2 लाख एक दिन का ब्याज कैलकुलेट करो 2.5% के हिसाब से। फिर 2 तारीख आ गई, आपके अकाउंट में 1.5 लाख बैलेंस हो गया, तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर 2.5% के हिसाब से एक दिन का ब्याज कैलकुलेट कर लो। ऐसे ही हर रोज जो भी बैलेंस होगा, हर रोज का ब्याज जुड़ता रहेगा और 3 महीने का इकट्ठा ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट दिखता है कि 4% का ब्याज है, कैलकुलेट पता है कैसे करता है। यह कहता है कि पहली चीज तो जो ब्याज होगा वो पूरे साल का जो ब्याज होगा वो 31 मार्च को इकट्ठा दिया जाएगा। हर 3 महीने में नहीं दिया जाएगा, हर महीने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पूरे साल का जो ब्याज होगा वो 31 मार्च को दिया जाएगा। दूसरी बात, हर महीने का ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है। मान लो जनवरी का महीना चल रहा है, तो ये बोलते हैं कि जो अकाउंट में बैलेंस महीने की 10 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में, दोबारा बोल रहा हूं, महीने की 10 तारीख से लेके महीने की 30 तारीख के बीच में जो भी अकाउंट में बैलेंस मिनिमम होगा, वो मिनिमम बैलेंस के हिसाब से पूरे महीने का ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है, देख के बड़ा अच्छा लगा, 4% ब्याज दे रहा है सेविंग्स अकाउंट में रखे बैलेंस पे। लेकिन मान लो ये महीना चल रहा है, ठीक है, महीने की 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक क्या बैलेंस है उससे परवाह नहीं है। ठीक है, महीने की 10 तारीख से 30 तारीख के बीच जो मिनिमम बैलेंस होगा उसको उठा लेगा। जैसे मान लो महीने की 10 तारीख को मेरे सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस है 5 लाख रुपए, 10 तारीख से लेके 25 तारीख तक मेरे सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख रुपए ही पड़ा रहा। 26 तारीख को मेरे सेविंग्स अकाउंट में मैंने बैलेंस, मान लो मेरे को 4.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, मैंने पैसा निकाल लिया। 26 तारीख को मेरे सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस हो गया 50,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30 तक 50,000 ही रहा। ठीक है, तो 10 तारीख से लेके 30 तारीख तक मिनिमम बैलेंस कितना था, 50,000। तो पूरे महीने का ब्याज 50,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर देगा, यानी 50,000 और 4% ब्याज के हिसाब से पूरे महीने का ब्याज कैलकुलेट कर देगा। समझ के बात को, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10 तारीख से लेके 25 तारीख तक अकाउंट में बैलेंस 5 लाख रखा, डजंट मैटर। मिनिमम बैलेंस जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो गया ना, उस हिसाब से मान के चलो कि आपने 10 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक बैलेंस रखा अकाउंट में 50 लाख रुपए। ठीक है, 26 तारीख को आपने 49,50,000 निकाल लिए। ठीक है, अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए रह गए। उसके अगले दिन दोबारा 50 लाख पूरे कर दिए,
सिर्फ एक दिन ही अकाउंट में बैलेंस 50,000 रहना तो पूरे महीने का ब्याज 50,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर देगा। तो ये चीज मुझे पर्सनली खराब लगती है। ठीक है, बहुत लोगों का अकाउंट है, लोगों को पता ही नहीं होता, लोग सोचते हैं 31 मार्च को जो ब्याज आ गया सो आ गया। ठीक है, तो लोगों को इतना पता ही नहीं होता। किन के लिए ठीक है? मान लो उनके लिए ठीक है कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं। अब वो 2 लाख रुपए पड़े हैं, ना टस से मस हो रहे, ना निकल रहे, ना जमा हो रहे। आप समझ गए बात को? अगर आप फ्रीक्वेंटली पैसा निकालते हो, डालते हो, निकालते हो, डालते हो, तो कोई फायदा नहीं है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा पैसा रखने का। समझ गए बात को? अच्छा, दूसरा एक कंफ्यूजन क्या होता है, एक तो होता है पीओएसए अकाउंट यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, ये डाकघर का अकाउंट होता है। इसके साथ कोई डिजिटल बैंकिंग नहीं मिलती, ना कोई यूपीआई चलेगी, ना गूगल पे से कनेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस करना क्या है कि ब्रांच में जाओगे, कैश जमा करोगे, सेविंग अकाउंट में कैश निकाल लोगे, बार बार ब्रांच जाना पड़ेगा। डिजिटल बैंकिंग चाहिए तो फिर आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ध्यान से समझना, ये पेमेंट बैंक है। भारत के अंदर टोटल 6 पेमेंट बैंक थे, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। फिलहाल 5 पेमेंट बैंक है, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, आपका जियो पेमेंट बैंक। ठीक है जी, और ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक की लिमिटेशन होती है कि आप 2 लाख से ज्यादा बैलेंस इनके अंदर नहीं रख सकते। ठीक है, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये 0 बैलेंस अकाउंट होता है, ये ऑनलाइन घर बैठे बैठे खुल जाता है। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है ये ऑनलाइन घर बैठे बैठे नहीं खुलता, ये ब्रांच जाके खुलवाना पड़ता है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। 2 अलग अलग प्रकार के सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलते हैं। ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि यार ऑनलाइन बैंकिंग तो चलानी है, गूगल पे, फोन पे वगैरह सब कुछ तो चलाना है, ऑनलाइन पैसा किसी को भेजना ही है। फिर पोस्ट ऑफिस वाले कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट भी खोलो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट भी खोलो, दोनों को आपस में लिंक कर दो। फायदा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 2 लाख से ऊपर आप बैलेंस नहीं रख सकते, लेकिन अगर दोनों को लिंक कर दूंगा तो जो 2 लाख से ऊपर बैलेंस होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में वो पीओएससी अकाउंट में चला जाएगा। समझ गए? जब पैसा चाहिए होगा तो दोबारा इसमें से वापस आ जाएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर डिजिटल बैंकिंग नहीं मिलती, लेकिन अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खोल लूं तो डिजिटल बैंकिंग मिल जाएगी, फोन पे, गूगल पे सब कुछ चला सकता हूं। तो दोनों को कंबाइन करूंगा तो एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 2 लाख से ऊपर बैलेंस नहीं रख सकता। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर जो मैं पैसा रखूंगा, शुरू के 1 लाख रुपए के ऊपर तो मेरे को 2% ही ब्याज मिलेगा। 1 लाख से 2 लाख के बीच में जो बैलेंस होगा उस पर मेरे को 2.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के सेविंग अकाउंट में रखे बैलेंस पर मेरे को 4% का ब्याज मिलता है। समझ गए? उम्मीद करूंगा यहां तक इंफॉर्मेशन अभी तक हमारी क्लियर है। बहुत सारी चीजें हैं हम इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में 2 प्रकार के अकाउंट खुलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आपको चीजें क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल की एफडी करवाते हो तो आपको 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप 2 साल की एफडी करवाते हो तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 3 साल की एफडी करवाते हो तो आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 4 साल की आप करवा नहीं सकते। अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हो तो आपको जो है 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अच्छा, अब अगर इन इंटरेस्ट रेट्स को मैं एसबीआई के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करूं तो देखो, अगर आप एसबीआई के अंदर 1 साल की एफडी कराते हो तो आपको 6.25% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप एसबीआई में 2 साल की एफडी करवाते हो तो आपको 6.45% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। एसबीआई में अगर आप 3 साल की एफडी करवाते हो तो आपको 6.30% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और 5 साल की एफडी करवाते हो तो 6.05% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो नो डाउट पोस्ट ऑफिस के अंदर जो एफडी के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बेटर हैं एसबीआई के इंटरेस्ट रेट से। क्यों? देखो, अब मैं एसबीआई और पोस्ट ऑफिस को ही क्यों कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि मैं दोनों सरकारी, एक तरह से एसबीआई भी सरकारी बैंक है, पोस्ट ऑफिस भी सरकारी है। ठीक है, तो मैं दोनों ही सरकारी जहां इन्वेस्टमेंट है उसको कंपेयर कर रहा हूं, ताकि रिस्क मैं ये लेके चल रहा हूं कि ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करूं जब बिल्कुल डूबे ही ना। अदरवाइज मान लो मैं ये कहता कि इससे बेटर फिर आप जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक तो 1 साल, ठीक है, और 5 दिन की एफडी अगर मैं वहां करता हूं तो मेरे को 8.11% का इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है। समझ गए बात को? अच्छा, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो आधे % का और इंटरेस्ट रेट जोड़ लो। समझ गए? एसबीआई के अंदर भी अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो आधे % का और इंटरेस्ट रेट जोड़ सकते हो। पोस्ट ऑफिस में चाहे सीनियर सिटीजन खोले चाहे नॉर्मल सिटीजन खोले, कोई आधे % का सीनियर सिटीजन को एडवांटेज नहीं मिलता। ठीक है, तो एक चीज, अगर तो मान लो कोई सीनियर सिटीजन नहीं है
वो एफडी खोलना चाहता है और चाहता है भी मैं ऐसी जगह खोलूं जहां मेरा पैसा एकदम सुरक्षित हो। हालांकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, जैसे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये भी DICGC से इंश्योर्ड है। 5 लाख तक तो आप इनमें भी बैलेंस रख सकते हो। बट अगर एक बार के लिए कोई कहता है मेरे को एकदम पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो दूसरे बैंकों से पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट ठीक है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, वो पोस्ट ऑफिस में एफडी मत खोलो। सीनियर सिटीजन के लिए बेटर पता है क्या है, वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खोल ले पोस्ट ऑफिस के अंदर। रीजन क्या है, वहां पे उसको 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। क्यों एफडी खोल रहे हो? एफडी के अंदर 1 साल की खोलोगे 6.9%, 2 साल की खोलोगे 7%। ठीक है, एक चीज और, मान लो अगर खैर हम पोस्ट ऑफिस के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो पोस्ट ऑफिस में मान लो जैसे 1 साल की एफडी पे 6.9% था, 2 साल की एफडी पे 7% था, 3 साल की एफडी पे 7.1% था और 5 साल की एफडी पे 7.5% इंटरेस्ट रेट था। अब मान लो कोई कहता है कि मैंने लेट अस सपोज 5 साल की एफडी खोल ली 7.5% ब्याज के हिसाब से, प्री मैच्योर। अगर वो कहता है मैं 6 महीने से पहले इसको तोड़ना चाहता हूं, तोड़ ही नहीं सकता। वो कहता है 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम हो गया, अब तोड़ना चाहता हूं, तोड़ सकता है, लेकिन सिर्फ 4% ब्याज मिलेगा सेविंग अकाउंट का। उसके बाद मान लो अगर कोई कहता है मैं 2.5 साल के बाद तोड़ना चाहता हूं, ठीक है, तो 2.5 साल के बाद तोड़ना चाहता है, तो 2.5 साल में टोटल टाइम कंप्लीट कितना हुआ, ये 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 साल की एफडी पे 7% ब्याज था, इसके ऊपर 2% पेनल्टी लग जाएगी, यानी 5% के हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा 2.5 साल के टेन्योर का। तो इस तरीके से प्री मैच्योर विड्रॉल का काम होता है। तो ये पोस्ट ऑफिस की एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट थे लेटेस्ट। ठीक है, आप खोल सकते हो एफडी अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो। सीनियर सिटीजन के लिए फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ही खोले। ठीक है, एक चीज और, मान लो अगर कोई नॉन सीनियर सिटीजन है, नॉर्मल आपके मेरे जैसा इंसान है, तो मैं ये कहूंगा कि एफडी में ज्यादा पैसा मत रखो, कुछ पैसा रख लो। ठीक है, मैं ज्यादा म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाऊंगा। रीजन क्या है, देखो अगर मैं हर एक कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड से बताने लग जाऊंगा ना कि देखो यार यहाँ 12% का रिटर्न है, यहाँ 15% का रिटर्न है, इस फंड में ये है, उस फंड में वो है, फिर तो ये पूरा वीडियो बनाने का लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार एफडी क्यों करानी, एफडी कराओगे, मान लो आपने 2 साल की एफडी कराई पोस्ट ऑफिस में 7% का इंटरेस्ट रेट है, क्यों 2 साल की एफडी करा रहे हो, आप 2 साल म्यूचुअल फंड में पैसा रखो। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग है, हर किसी की नीड अलग है। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से सबको जज नहीं कर सकते। ठीक है ना, कुछ लोगों को पैसा बहुत जरूरी चीजों के लिए चाहिए होता है, ठीक है, और उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी थोड़ी ना है, समझ गए, कई बार नेगेटिव रिटर्न्स भी आ जाते हैं, फिर क्या कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड को बीच में नहीं लाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा, क्योंकि अगर उससे कंपैरिजन करेंगे तो फिर टॉपिक खत्म ही है, फिर तो ये पूरा टॉपिक खत्म है। ठीक है ना, तो एक चीज ये कर सकते हो कि कुछ पैसा एफडी में रख लो, कुछ पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट ही बता रहा हूं, आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर रख सकते हो। उसके अंदर कुछ पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मिक्सचर हो जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मिक्सचर करके हम कुछ पैसा डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। उसमें जैसे बैंकिंग एंड PSU फंड उठा सकते हो, वो सेफ रहते हैं। ठीक है, कुछ अच्छी कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर पैसा मिक्स करके लगाते हैं, उसके अंदर भी लगभग 7.5 से 8% का हमारे को रिटर्न मिल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप एफडी में रखो, कुछ पैसा डाइवर्सिफाई करना है तो सेफ इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड की तरफ भी आप थोड़ा बहुत जा सकते हो। बाकी रिस्क ही लेना है अगर किसी को, तो फिर वो इक्विटी की तरफ जा सकता है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। एक चीज और बताऊं, जैसे अभी हमने पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट डिस्कस करी ना, 5 साल की एफडी पे कितना ब्याज मिल रहा है, 7.5%। ठीक है, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं साथ साथ ही। एफडी अभी हमने डिस्कस करी, 5 साल की एफडी पर मेरे को 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर मैं खोलता हूं तो यहां मेरे को 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। यह भी 5 साल की होती है, ये लॉक इन होती है। ठीक है, जैसे 5 साल की एफडी है ना, ऐसे ही ये NSE 5 साल की इन्वेस्टमेंट होती है, इसके अंदर 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 5 साल की एफडी पे 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिर सवाल आएगा 5 साल की इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो NSE के अंदर कर लो। देखो कोई फर्क नहीं है, एफडी के अंदर जो आपको ब्याज मिलता है वो मिलता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, हर 3 महीने में ब्याज पे ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं जिसको, वो लगता रहता है। NSE के अंदर जो आपको ब्याज मिलता है ये मिलता है कंपाउंडेड एन्युअली। तो आप कह सकते हो कि NSE का 7.7% ब्याज और 5 साल की एफडी का 7.5% ब्याज, दोनों एकदम बराबर बात है। क्यों? NSE के अंदर समझ के कंपाउंडेड एन्युअली है, ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो 5 साल के बाद बिल्कुल
40-50 रुपए का फर्क पड़ेगा, वरना बिल्कुल सेम ब्याज मिलेगा। एनएससी के अंदर 5 साल का लॉक इन है, 5 साल से पहले आप तोड़ ही नहीं सकते पैसे को, समझ के बात को। वहीं 5 साल की एफडी कराओगे तो उससे पहले तोड़ सकते हो, जितना टाइम रखोगे उसके ऊपर 2% की पेनल्टी लग जाएगी, बट तोड़ तो सकते हो, समझ गए। तो बट वही चीज है, देखो अगर मान लो आपको पैसा जोड़ना है, आप चाहते हो पैसा मेरा खर्च ना हो, फिर तो एनएससी खोल लो भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर में आग लग जाए, वो एफडी वो 5 साल का लॉक इन मैं तोड़ नहीं सकता। और वही गुल्लक, ऐसी मैं हर वीडियो में बोलता हूं, वही उन्हीं गुल्लक के अंदर पैसा इकट्ठा होता है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। एफडी करी, कुछ खर्चे का मन आ गया, 2 मिनट में एफडी टूट गई, आप सोचोगे चाहे 2% पेनल्टी लगती है तो लगने दो, लेकिन एनएससी में कहोगे ना पेनल्टी लगा दे, तब भी नहीं टूटेगा, बस ये फर्क है, समझ गए। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी के साथ साथ, ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम को, ठीक है। जो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है, ये भी 5 साल की एक तरह से लॉक इन होती है, ठीक है। इसमें क्या है, हर महीने आपको पैसा डालना है, कम से कम आपको 100 रुपए डालना है। मान लो आप 100 रुपए की आरडी स्टार्ट करते हो, 100 रुपए की आरडी स्टार्ट करी, इस महीने भी 100 रुपए डालने हैं, अगले महीने भी 100 रुपए डालने हैं, ऐसे करके 5 सालों तक आपको हर महीने पैसा डालना है। आप कहते हो मैं 10,000 रुपए की आरडी शुरू करना चाहता हूं, तो 10,000 की कर सकते हो, हर महीने 10,000 रुपए डालने पड़ेंगे अगले 5 साल तक। बीच में आप आरडी को तोड़ नहीं सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर बीच में तोड़ते हो तो ये बोलता है कि जैसे 5 साल के लिए आरडी स्कीम खुली, ये बोलता है कि शुरू के 3 साल तक तो आप किसी भी हालत में आरडी को तोड़ ही नहीं सकते। 3 साल से लेके 5 साल के बीच में अगर आप तोड़ते भी हो ना, तो 6.7% का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, उस केस में सिर्फ सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि 4% होता है। तो वही चीज है कि 5 साल की आरडी है, खोल रहे हो तो फिर ढंग से ही खोलो, ठीक है। अगेन वही चीज आ जाती है कि पोस्ट ऑफिस में आरडी खोले या ना खोले, तो अगेन वही चीज है, आरडी क्या है, एक तरह से एसआईपी ही तो है। जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है, वैसे ही आरडी है। एसआईपी करोगे, इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, नो डाउट कुछ भी कहो रिटर्न्स ज्यादा आ ही जाएंगे, बट अगेन फ्लक्चुएशन है भाई, म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएशन है। आपका रिस्क एपेटाइट है, आप कहते हो कि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मम्मा पापा बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एसआईपी स्टार्ट करो। आप कहते हो कि मैंने तो बहुत संघर्ष किया, मेरे माँ बाप आप समझो कि उस स्थिति में नहीं है मेरा परिवार कि मैं रिस्क ले सकूं, तो फिर आप आरडी स्टार्ट कर लो। तो अगेन आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके बाद अगला हम डिस्कस करते हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम। अब एमआईएस स्कीम की अगर हम बात करें तो ये भी 5 साल का एक तरह से लॉक इन है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि मान लो आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी इकट्ठा पैसा है, वो इकट्ठा पैसा आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो, उस पैसे के ऊपर हर महीने आपको जो है ब्याज मिलता रहता है, ठीक है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आपके पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है जी, 5 लाख रुपए आपने पोस्ट ऑफिस में जमा किए, 7.4% के हिसाब से हर महीने आपको जो है ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई इंडिविजुअल है वो 9 लाख रुपए इसमें जमा कर सकता है। जॉइंट अकाउंट अगर कोई रखता है तो वो 15 लाख रुपए इस पोस्ट ऑफिस एमआईएस के अंदर जमा कर सकता है। होता क्या है, मान लो आपने 5 लाख जमा किए, तो 5 लाख का जो एक महीने का ब्याज बनेगा 7.4% के हिसाब से वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर अगले महीने फिर ब्याज आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, ऐसे करके 5 साल तक ब्याज आता रहेगा। 5 साल के बाद जब ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी तो आपका जो मूलधन था 5 लाख रुपए, ये आपको पोस्ट ऑफिस वापिस दे देगा। दूसरी बात, 5 सालों की ये स्कीम होती है, ठीक है, एक तरह से लॉक इन ही है 5 सालों का। अब मान लो आपने खुलवा लिया, आपने 5 लाख जमा कर दिए, आप कहते हो कि 1 साल हुआ अभी स्कीम खोले, मैं इसको 1 साल से पहले ही बंद कराना चाहता हूं। 1 साल से पहले बंद नहीं कर सकते। 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में अगर आप कहते हो कि मैं इसको बंद कराना चाहता हूं तो कर सकते हो। देखो ब्याज तो आपको हर महीने मिलता ही जा रहा है। अगर 1 साल से लेके 3 साल के बीच में बंद करोगे तो जो आपने मूलधन जमा किया है उसके ऊपर 2% की पेनल्टी लग जाएगी। समझ के बात को, जैसे 5 लाख आपने जमा किया तो 5 लाख का 2% यानी 10,000 रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। 3 साल से 5 साल के बीच में बंद करते हो तो मूलधन का 1% यानी 5 लाख जमा किया तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, आपका मूलधन आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, एमआईएस कैलकुलेटर एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पोस्ट ऑफिस एमआईएस कैलकुलेटर, ठीक है। एमआईएस कैलकुलेटर में इमेजिन करो आपने 1 लाख रुपए जमा किए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 7.4% है, 5 साल का लॉक इन है। हर महीने आपको जो ब्याज मिलेगा वो लगभग 617 रुपये मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपने इसके अंदर
5 लाख रुपए जमा किए तो हर महीने आपको 3083 रुपीज ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे ही मान लो मैक्सिमम आपने जमा किए 15 लाख, 15 1 2 3 4 5 15 लाख रुपए जमा किए तो हर महीने 9250 रुपीज आपके अकाउंट में आते रहेंगे। यानी आपने 15 लाख रुपए MIS स्कीम में जमा किए, हर महीने आपके अकाउंट में 9250 रुपए आते रहेंगे। 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तो 15 लाख रुपए आपको वापस दे दिए जाएंगे। ये पोस्ट ऑफिस की बेसिकली MIS स्कीम है। इसके बाद अगली जो स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसको रेगुलर इनकम चाहिए, जैसे MIS अकाउंट है वो क्यों था, हमारे को रेगुलर इनकम चाहिए थी। मान लो कोई रिटायर्ड इंसान है, वो रिटायर्ड इंसान कहता है मेरे को 50 लाख रुपए मिले हैं, तो कुछ पैसा मान लो 15-1 लाख रुपए वो MIS में डाल देता है, ठीक है, कुछ पैसा वो SWP में डाल देता है। खैर वो चीज़ छोड़ो, मान लो अगर किसी के पास इकट्ठा पैसा है, उनके लिए ठीक है, अभी इकट्ठा पैसा कहीं जमा करना है, रेगुलर इनकम आती रहे ताकि मेरा घर चलता रहे, ठीक है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसके लिए फिर कोई काम की चीज थोड़ी है कि वो MIS के अंदर पैसा रखे, क्योंकि MIS के अंदर जो पैसा रखेगा उस पे उसको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, ठीक है, ये 7.4%। अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोलता है तो इसके अंदर उसको 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। फर्क क्या है, मान लो 5 लाख रुपए, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमने MIS अकाउंट के अंदर जमा किए, तो 5 लाख रुपए के ऊपर जो भी ब्याज बन रहा था, ठीक है, वो ब्याज हर महीने मुझे मिलता जा रहा था, बस यही फर्क था। यही 5 लाख रुपए आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के अंदर जमा करो, बस आपको जो ब्याज है वो हर महीने नहीं मिलेगा, 3 महीने का इकट्ठा ब्याज 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में आया करेगा, बस इतना सा फर्क है। लेकिन MIS के अंदर 7.4% का ब्याज मिलता है, वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 8.2% का ब्याज मिलता है। तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया ना। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए तो फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, हर महीने ब्याज नहीं आएगा, 3 महीने का इकट्ठा ब्याज आ जाएगा, बस यही तो फर्क है। बाकी तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, ब्याज हमारे को जो है ज्यादा मिलता है। अच्छा, खोल कौन सकता है, कोई भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है वो खोल सकता है। अगर कोई रिटायर हो चुका है 55 की उम्र में वो भी खोल सकता है। अगर कोई डिफेंस बैकग्राउंड से 50 की उम्र में ही रिटायर हो गया तो वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को खोल सकता है। ये भी 5 सालों के लिए अकाउंट खुलता है, ठीक है, MIS के जैसे ही 5 साल के लिए। लेकिन अगर आप कहते हो आज मैंने अकाउंट खोला, 1 साल से पहले इसको बंद करना चाहता हूं, सवाल ही नहीं उठता, आप बंद कर ही नहीं सकते। 1 साल से लेकर के 2 साल के बीच में अगर बंद करना चाहते हो तो बंद कर सकते हो, लेकिन जो मूलधन जमा किया है उसका 1.5% वो आपका एज अ पेनल्टी कट जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो 2 साल के बाद करना चाहते हो तो जो मूलधन है उसके ऊपर 1% की पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। ब्याज आपके अकाउंट में हर 3 महीने में आता जा रहा है। जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, मान लो आपने 5 लाख जमा किए, हर 3 महीने में ब्याज मिलता जा रहा है। जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, आपको 5 साल पूरे होने पे जो आपके 5 लाख है वो आपके अकाउंट में वापस दे दिए जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसके बाद अगला जो अकाउंट है वो है हमारा PPF अकाउंट। PPF अकाउंट एक बड़े समय की गुल्लक है। ये बेसिकली 15 सालों का अकाउंट होता है, ठीक है, यहां मैं नीचे बना देता हूं। 15 सालों का ये अकाउंट होता है। इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो हमारे को 7.1% का मिलता है, ठीक है। इसके अंदर भी बीच में आप इसको प्री मैच्योर बंद नहीं कर सकते, कुछ बहुत डीप कंडीशंस है तभी बंद कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, इन सभी अकाउंट्स के ऊपर मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियोस भी बना रखे। जैसे इस वीडियो में तो हम सिंगल वीडियो में ही सारे स्कीम्स को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके मैं नहीं बता रहा। मान लो जिस भी स्कीम के अंदर आपका इंटरेस्ट बन रहा है ना वीडियो देखने का कि यार इसके बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए, मैं एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन में ना हर एक अलग अलग सबके ऊपर अलग अलग वीडियो बना रखी है, सभी की जो डेडिकेटेड सिंगल वीडियो उन सबका लिंक भी दे दूंगा। तो जिस भी अकाउंट में आपको क्यूरियोसिटी हो रही है ना इसके बारे में और जानना है, वो वीडियो फिर आप देख सकते हो, ठीक है। PPF अकाउंट भी बीच में आप बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन है तभी आप बंद कर सकते हो, अदरवाइज 7.1% का इंटरेस्ट रेट है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, इसके अंदर कम से कम पैसा आपको जो है साल का 500 रुपए इन्वेस्ट करना होता है। ज्यादा से ज्यादा साल भर में आप 1.5 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। एक चीज रह गई, पिछला जो हमने अकाउंट डिस्कस किया था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसके अंदर मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए जमा कर सकते हो साल का, ठीक है। MIS के अंदर ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए, इंडिविजुअल 9 लाख रुपए, सीनियर सिटीजन के अंदर मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए जमा कर सकते हो। ये चीज मिस हो गई मेरे से, ठीक है। अब आप आ जाओ PPF अकाउंट के अंदर, इसमें कम से कम साल का 500 रुपए जमा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा साल का 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। जैसे मान लो ये पूरा साल चल रहा है, इस साल कभी आपने 500 डाल दिए, कभी 1000 डाल दिए, कभी 10,000 डाल दिए, कभी 50,000 डाल दिए, ऐसे करके पूरे साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हो।
जो पैसा आप पूरे साल जमा करोगे उसका जो भी साल भर का ब्याज बनेगा ना, वो 31 मार्च को आपके प्रिंसिपल के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर अगले साल टोटल जो पैसा हो गया उसका जो ब्याज बनेगा, फिर अगली 31 मार्च को वो पैसा ऐड हो जाएगा। ऐसे करके जो ब्याज होगा वो पूरा ब्याज 31 मार्च के दिन आपके अकाउंट में ऐड हो जाया करेगा। समझ के बात को? ऐसे करके जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये सारा पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। ये लंबे समय की स्कीम है, तो आप अपने बच्चों के लिए खोल सकते हो। अगर तो देखो घर में बिटिया है, गर्ल चाइल्ड है, फिर तो लोग सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल लेते हैं। फर्क कुछ नहीं है, यही बता देता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा क्लीन कर लें। देखो ये मैं आपको अब कंपैरिजन बता रहा हूं थोड़ा सा पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना का। पीपीएफ अकाउंट बस 15 सालों की योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट बस 21 सालों की योजना है। तो सुकन्या के अंदर भी कम से कम 500 रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं, वो बस 21 सालों की स्कीम है। सुकन्या में यह है कि आज आप स्कीम खोलते हो तो पहले 15 साल जो होंगे ना, उस 15 सालों में तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो आपकी चॉइस है, कम से कम साल का 500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए। तो शुरू के 15 साल सुकन्या में पैसा इन्वेस्ट करना होगा, आखिरी के जो 6 साल हैं उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। जितना इकट्ठा हो गया उस पर ब्याज मिलेगा, और जब 21 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आप के पास एक अच्छा खासा पैसा अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए इकट्ठा हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ बिटिया के लिए खोली जा सकती है। बिटिया की उम्र कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 साल होनी चाहिए, वही परिवार अपनी बिटिया के लिए सुकन्या योजना अकाउंट खोल सकते हैं। मेरी खुद की गर्ल चाइल्ड है, 4.5 साल आज उसकी एज है, लेकिन जब वो पैदा हुई थी तब मैंने पीपीएफ अकाउंट खोला था। हालांकि पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1% है, सुकन्या का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% है, ठीक है। बट फिर भी मैंने पीपीएफ खोला था, रीजन ये था कि 15 साल की स्कीम है, ठीक है। मेरा मोटिव ये था कि पीपीएफ हो चाहे सुकन्या हो, बीच में हम तोड़ तो सकते नहीं है, इसलिए मैंने ये सोचा था कि चलो ठीक है यार, एक 15 साल की ऐसी गुल्लक है जिसमें पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने इंटरेस्ट रेट को नहीं देखा था, ठीक है। कुछ लोग सुकन्या खोलते हैं भी, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, बट वो मेरे को लगा कि काफ़ी लंबे समय की स्कीम हो जाती है 21 साल की। बट उसमें बुराई कुछ नहीं है, वो मेरी सोच है बस कि 15 साल इनफ है, ठीक है। वो बस आपकी कंप्लीटली अपनी चॉइस है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खोलना, फिर सुकन्या खोलना ही है तो, ठीक है। पता लगे जब बिटिया 10 साल की होगी है तब खोलोगे, फिर क्या फ़ायदा। मैच्योर होएगी 21 साल के बाद, यानी जब बिटिया 31 साल की होएगी तब मैच्योर हो जाएगी, तब तक तो बिटिया की एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, बिटिया की शादी भी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सुकन्या जितना जल्दी हो सके तभी खोलना, ठीक है। उसके बाद हम ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ये डिस्कस कर चुके हैं। ये 5 साल की जैसे एफडी होती है वैसी स्कीम है। फिर एक आता है किसान विकास पत्रा, ठीक है। ये जो स्कीम है ये पैसा डबल करके देती है बस बेसिकली। इसके अंदर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 7.5% का मिलता है, लेकिन कंपाउंडेड एन्युअली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली नहीं है। यानी इसका 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और एफडी का 7.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही बात है। समझ के बात को? इसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये पैसा आपको डबल करके देगा। आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इसके हिसाब से आपका जो पैसा है वो 115 महीनों के बाद डबल हो जाएगा। यानी अगर आपने इसके अंदर 1 लाख रुपए जमा किए तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? 115 महीनों के बाद। ये टाइम हो गया आपका 9 साल और 7 मंथ्स, यानी 9 साल और 7 महीनों के बाद आपको डबल पैसे मिलेंगे। आपने अगर इस किसान विकास पत्रा में पैसा जमा किया तो जरूरी नहीं है कि आपको 9 साल और 7 महीने ही वेट करना है, आप बीच में भी तोड़ सकते हो। लेकिन ये स्कीम बोलती है कि 2.5 साल से पहले आप इसमें से पैसा जो है विड्रॉ नहीं कर सकते। 2.5 साल के बाद मान लो 3 साल हो गया आपने पैसा विड्रॉ किया, कर सकते हो। 3 साल का जो ब्याज बनेगा वो ब्याज आपको मिल जाएगा, लेकिन 2.5 साल से पहले इसमें से पैसा आप जो है नहीं निकाल सकते। तो ये किसान विकास पत्र। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के लिए, ये कोई भी जो है इसके अंदर पैसे को अपना जो है इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये पूरी की पूरी पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स थी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।